नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। सपा सुप्रीमो वुल और बुलडोजर को खत्म करने के लिए विजय यात्रा पर है और ये विजय यात्रा कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर और जालौन में अपनी सशक्त हस्ताक्षर दे चुकी है। लोग कह रहे हैं, सपा का दावा है कि माहौल बदल रहा है। हालांकि ये क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कितनी सफलता मिलेगी, कहां तक पैठ बना पाएंगे अखिलेश, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। जालौन से भारतीय जनता पार्टी के अग्निवेश चतुर्वेदी और कानपुर देहात से सपा के नरेंद्र सिंह यादव। मैं अपने इन दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अग्निवेश जी, कृपया बताइए कि आज जालौन में अखिलेश ने बड़ी गुंजार की है, बड़ी हुंकार भरी है और कहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया होगा और हम 400 सीट लेंगे। क्या कहना है आपका? चुनाव का टाइम है और आप जानते हैं जिस तरह बरसात में मेढक अपनी आवाज देते हैं, उसी तरीके से जो चुनावी दौर में मेढक की तरह विपक्षी दल निकल पड़े हैं। आपको मालूम है, मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, 4.5 साल कहां थे जब देश में एक भयावह समस्या कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा था? उस समय अखिलेश जी कहां थे? या समाजवादी के नेता कहां थे? विपक्ष के नेता कहां थे? एक 4 दिन की यात्रा में कोई चुनावी माहौल नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। पूरी चुनावी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो 24 घंटे 12 महीने 7 दिन मतलब जनता के बीच में काम करता है। हम समाज के साथ मिलकर के काम करता है। हम कोई चुनावी माहौल तैयार नहीं करते हैं, हम जनता के साथ समन्वय के साथ काम कर सकते हैं। इसलिए विजय पराजय यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और आपने पहले भी देखा होगा, चाहे 2014 का चुनाव ले लीजिए, चाहे 2017 का चुनाव ले लीजिए, चाहे 2019 का चुनाव ले लीजिए, ये सारे जो बरसाती कीड़े की तरह या बरसाती मेढक की तरह जो लोग उछल के आते हैं, उनकी क्या दशा हुई है, सब आपको सब कुछ मालूम है। लेकिन ये बताइए चतुर्वेदी जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वागत हुआ है जगह जगह, जनता ने पूरी तरीके से उनको हाथों हाथ लिया है, तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुझान बीजेपी के खिलाफ जा रहा है? नंबर 1 और नंबर 2, आप कह रहे हैं कि ये अभी आए हैं, लेकिन बीजेपी तो चुनावी मोड में हर समय रहती है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, बीजेपी 24 घंटे मतलब आपसे बताए परमानेंट चुनावी मूड में रहती है। हाँ। और जनता का स्वागत नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, उन्होंने स्वागत किया हो, ये जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप देख रहे हैं लगातार, हम तो वो लोग तो केवल सड़क से और एसी की गाड़ियों से चल रहे हैं, हाय बाय बाय टाटा करते हुए। जनता के बीच में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहा है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं, हमने संपर्क कर रहे हैं बूथ तक, हम जा रहे हैं पन्ना प्रमुख तक। भारतीय जनता पार्टी एक एक गांव में बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख की यात्रा कर रही है। इसलिए ये केवल दिखावा है, इन यात्राओं से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चलिए, नरेंद्र सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अच्छा, ये एक बात बताइए अखिलेश जी कि अखिलेश जब आप लोगों के क्षेत्र में जा रहे हैं तो 2 बातें कह रहे हैं कि बुल और बुलडोजर को खत्म करना है। और बुल भी एक समस्या है निश्चित रूप से, और बुलडोजर जिस तरीके से चला है ये भी जो है प्रदेश की जनता जानती है। इसको खत्म करने की जो बात कह रहे हैं, इसके बारे में भाजपा क्या सोचती है? भाई अखिलेश जी भी कहेंगे और कौन कहेगा ना। ये बुलडोजर जिनके ऊपर चला है वो उनपे अखिलेश की कृपा पात्र लोगों पे चला है। समाजवादी के सरकार में जिन गुंडा माफियाओं के ऊपर आशीर्वाद रहता था, हमारे प्रदेश के नेतृत्व में माननीय योगी जी की सरकार ने ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ, ऐसे गुंडा माफियाओं के खिलाफ
उनके जिन्होंने अवैध संपत्तियां एकत्रित की उनके ऊपर बुलडोजर चलाया है, तो ये तो अपराधियों की संरक्षण वाली पार्टी है। तो अखिलेश जी तो कहीं नहीं। और बुल के बारे में क्या कहेंगे आप? हेलो, बुल बुल कह रहे हैं, बुल और बुलडोजर, बुल बुल एक समस्या है, उसके बारे में बुल क्या क्या- कहेंगे? बुल की कौन सी समस्या है? मैं तो ये समझता हूँ ऐसी कोई समस्या है। अखिलेश जी क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं। पहली बात तो अखिलेश जी चल चुके, उनको भी सरकार चलाने का मौका मिला है। जनता ने जब उनको नकार दिया है तो जो तो उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं और इन सपनों को वो संजोए रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2022 में फिर सरकार बनाने वाली है देखिए- और पुनः योगी जी के नेतृत्व में हम रिपीट करने वाले हैं। चतुर्वेदी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि निश्चित रूप से अभी हाल में जो कई नेता हैं जालौन में, विनोद चतुर्वेदी वगैरह जो है, इन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली है। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा एक ये है, क्या वास्तव में ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है और वो भी कोई फैक्टर्स इस चुनाव में काम करेगा? और क्या आपने अपनी इन बातों से अपने आला कमान को अवगत कराया है? देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कोई जाति या धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति नहीं करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर के अपनी राजनीतिक यात्रा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आचार, विचार, व्यवहार, ये निष्ठा परफेक्ट निष्ठा है। इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कौन कहाँ जा रहा है, क्या बदल रहा है, लोग सत्ता के लालच में जा रहे हैं क्या, इससे कोई लेना देना नहीं है। और ब्राह्मण, अब जातवादी व्यवस्था की बात करें, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, धर्म के साथ है। हम राम को लेकर के, राम आस्था के केंद्र बिंदु है, राम के लिए हमने संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मोस्ट रहे हैं, राम को लेकर के हमने राजनीति की है। और मतलब राम श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक चिंता किया। अब तो स्वाभाविक है कि जो धर्म में निष्ठा करते हैं, आपने बहुत अच्छी बात, अग्निवेश जी एक बात आपने बहुत अच्छी कही, बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं कि ब्राह्मण इसलिए है भारतीय जनता पार्टी के साथ, राम है, सनातन धर्म है, संस्कृति है, सब कुछ है। लेकिन जो ब्राह्मण के लिए ये कहा जा रहा है कि उसका उत्पीड़न हुआ योगी सरकार में, उसके आपसे इसके बारे में क्या कहेंगे? ब्राह्मण का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है जी। जो गुंडा थे, जो माफिया थे, जो अवैध काम करते थे, उनके ऊपर कार्रवाई की है। किसी ब्राह्मण की ऊपर उत्पीड़न नहीं हुए। और अपराधी की या किसी भी गुंडा की कोई जाति नहीं होती है। गुंडागर्दी अगर कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी गुंडा के खिलाफ है, अपराधी के खिलाफ है, अराजकता के खिलाफ है, इनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई है। और कहते हैं कि आपकी ही पार्टी में ब्राह्मणों के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने प्रदेश में बीजेपी को ऊंचाइयां पहुंचाई, आज वो हाशिए पर डाल दिए गए हैं। उनकी जगह ब्राह्मण चेहरे के रूप में दूसरे को लाया जा रहा है। बीच बीच में कहा गया कि उनको ये कुर्सी मिल रही है, ये कुर्सी, आज वो नाराज है और कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस की ओर ताक रहे हैं। क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है पूरे देश में जहां पे एक बूथ अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष का सफर तय कर सकता है, एक बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बन सकता है, विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस कार्यकर्ता की निष्ठा होगी, जिस भी वो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो या संप्रदाय का हो, निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है। तो एक कौन बड़ा किसी की निष्ठा आती है तो चलिए एक मिनट, हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के नेता शिव प्रसाद प्रजापति। शिव प्रसाद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रजापति जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी आप प्रजापति जी जरा ये बताइए कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता बैठे हैं, कह रहे हैं कि जो हमीरपुर में जालौन में अखिलेश की विजय यात्रा हुई है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है और पूरी तरीके से जैसे कि मेढक बरसात में टर टर बोलने लगते हैं, तो चुनाव आने पर ये भी टर टर बोलना है, इनका कोई जो है वजूद नहीं है। क्या कहना है आपका इस बारे में? वो तो समय बताओगे,
समाजवादी पार्टी इसमें जैसे पार करेगी तो उसका उत्तर कह रहे हैं कि हम आजाद बाबा समझो जी हमारा कहना भाई उनके पास उन्होंने विकास का काम सुनना है तो उनका तो केवल काम समाज के बातों इसलिए मुसलमान करो पाकिस्तान हिंदुस्तान करो आज ये है उनका काम और कुछ नहीं है भाई जो अखिलेश जी ने योजनाएं चलाई थी उनको सबको रोक दिया हमारे यहाँ जो है जो पास किया था बाईपास का फोन में उनका पता लगा उसको भी काट दिया है आगे कर दिया है उनका कहीं जल्दी में काम नहीं दिखाई दे रहा है किसान की तरफ कुछ काम है ठीक है जी। लेकिन मेरा दिन हो रहा है कि गाड़ी चढ़ा के कुचला जा रहा है गरीब परेशान है मजदूर परेशान है बेरोजगार परेशान है परेशान किसान तो बहुत परेशान है। लेकिन जो सपा को अब तक अपना इम्पैक्ट छोड़ देना चाहिए था नहीं छोड़ा है और ये भी कहा जा रहा है ये आपको लग रहा होगा सपा जो है सपा के मुकाबले सपा कोई नहीं भाई कांग्रेस के लोग बसपा के लोग सारे कोई छोड़ के जो है समाजवादी जो आ रहा है इससे तो अंदाजा लग जाना चाहिए ना। लेकिन अगर बाह्य रूप से देखा जाए तो लखीमपुर कांड में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना दी है उसको देख करके तो थोड़ी थोड़ी चिंता ये होती है कि तो क्या आपको लगता है कि जो आने वाले समय में है वो समाजवादी पार्टी किस मुद्दे किसान बेरोजगार ये मुद्दे लेकर के चलेगी दलित मुद्दा लेकर चले क्या करेगी क्या ये विकास के काम सारे काम रहेंगे चलिए मैं अभी आपसे बात करता हूँ थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम भी आई है चतुर्वेदी जी ये जो लखीमपुर का कांड हुआ है ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक डैमेज की बात हो रही है जिसको कंट्रोल करने में आला कमान लगा हुआ है क्या कहेंगे। देखिए लखीमपुर की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हमारे मुख्यमंत्री उस घटना को मतलब जैसी घटना हुई तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च अधिकारियों को लखीमपुर भेजा पूरे संगठन के उच्च नेताओं को विचार विमर्श कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितनी जल्दी जो भी सारी एसआईटी से लेकर के न्यायिक प्रक्रिया जो भी जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन कार्रवाइयों को सुनिश्चित किया है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दावा है कि लखीमपुर की जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की होगी और आपने कार्रवाई भी सुनिश्चित हो गई है कि आप भी बता दीजिए पिछली सरकारों में अपराधियों को बताया जाता था और उनको बढ़ावा दिया जाता था। ये ऐसी माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने विदिन 24 घंटे कार्रवाई सुनिश्चित की। लेकिन आप कह जरूर रहे हैं कि पिछले सरकारों में क्या होता था लेकिन आपकी सरकार पर भी तो आरोप लग रहा है कि आप इनको अपराधी को 302 के अपराधी को समन भेज रहे हैं सम्मान पत्र भेज रहे हैं उनको कायदे से बुला रहे हैं जबकि आम जो हत्या अभियुक्त होते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये इस पर भी तो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। नहीं आरोप या प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। आप सब देख रहे हैं सारे आप लोग मीडिया से आपको साथ पूरी आपने देखा होगा किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही पूरी घटना में नहीं बरती गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय प्रशासन जो भी न्याय व्यवस्था थी जो भी कानून की जिस तरीके से कार्रवाइयां हो सकती थी पूरी सुनिश्चितता के साथ में कार्रवाइयां सुनिश्चित की जा रही उसमें तो किसी भी तरह के लिए कोई कोताही नहीं है कार्रवाई करने में। तो मैं तो कहूंगा जो न्यायप्रिय और जो न्याय होगा वहां पे दिया जाए। लेकिन चतुर्वेदी जी मांग ये हो रही है आज राष्ट्रपति से भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिले हैं कि मंत्री को हटाया जाए मंत्री इस्तीफा दे जब तक मंत्री नहीं हटेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। माननीय मैंने कहा कि जो भी दोषी होगा माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एक कानून में विश्वास रखने वाली पार्टी है संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा जो भी कार्रवाई होगी वो किया जाए। नहीं आपके हिसाब से मंत्री को हटाने से क्या बीजेपी के सामने समस्या खड़ी होगी क्योंकि इस समय ब्राह्मण फैक्टर पूरी तरीके से हावी है। आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ।
मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बीजेपी है वो इसलिए ठीक अच्छा मैं भी बात कर रहा हूँ। हमारे साथ हमीरपुर से गयादीन कुलीन भी जुड़ गए हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ। गयादीन जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। गयादीन जी, ये बताइए कि अखिलेश की विजय यात्रा कितना इम्पैक्ट डाल रही है आपके हमीरपुर में? वहां तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, कैसे टूटेगा? तो बुंदेलखंड में पूरा बीजेपी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बुंदेलखंड में सीटें जीती। किसानों से, नौजवानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से झूठ बोल करके, झूठे आश्वासन दे करके, अभी तक तो ये भैंसों की बात करके ठोक बात कर रहे थे, और जब सत्ता में आए तो सब कुछ बेच रहे हैं। जनता सब जानती है, समाज एक दर्पण है, शीशा है, आईने की तरह देखता है। मैंने देख लिया जनता ने भी कोई कुछ नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो बदलाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। कहते हैं कि समाजवादी की तरफ लोग आकर्षित होकर के और विजय यात्रा का जो ये घोष यात्रा कर रहे हैं उसका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। कह रहे नहीं, गयादीन जी कह रहे हैं कि इसमें जनमानस नहीं जुड़ रहा है, आम लोग नहीं जुड़ रहा है। और ये तो कार्यकर्ता है और नेता है जो बस भीड़ जुड़ाए हुए हैं और आगे रस बढ़ा रहे हैं। ये जो है गांव में, गांव के लोग सड़क के किनारे खड़े होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी का। ये कार्यकर्ता के साथ साथ गांव के लोग भी हैं। गयादीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गयादीन से मेरा थोड़ा संपर्क टूट गया है, मैं भी बात करूंगा। तो मैं अग्नेश जी आपसे सवाल पूछ रहा था जो बहुत ही जरूरी था, जिस पर हम बार बार कह रहे हैं, लखीमपुर कांड को लेकर के और मंत्री को हटाने को लेकर के। क्या आप एज जो बीजेपी के लीडर हैं, आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या कह देंगे कि नहीं साहब मंत्री को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, क्या आप कहेंगे? किसी की मांग से नहीं, आप जो मानिए वहां और 4 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के खत्म हुए हैं ना। जो भी लोग गए, अगर उनकी मानवीय संवेदनाएं थी, उनके घर पे कोई क्यों नहीं गया? भाई दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसमें जो उच्च निर्णय होगा वो हमारे सरकार और संगठन दोनों लेंगे, कानून के हिसाब से लेंगे, संविधान के हिसाब से लेंगे। दूसरी चीज ये कि सियासी मांग, किसी को सियासत करने का अधिकार नहीं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे राजनीतिक सियासत हो रही है, ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लोग उससे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसके बाद दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। अग्नेश जी, आप बार बार कहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप प्रियंका जी राजनीति कर रही है ना, कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपसे एक मिनट, मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, किसानों की कितनी दुर्दशा है। प्रियंका जी का एक भी स्टेटमेंट राजस्थान के लिए क्यों नहीं आता है? छत्तीसगढ़ में इतना किसानों के साथ दुर्दांत घटनाएं हुई, अपराध घटनाएं, छत्तीसगढ़ के लिए प्रियंका जी और राहुल जी का कोई कमेंट क्यों नहीं आता है? उत्तर प्रदेश में केवल सियासी लोग अपने वजूद को बचाने के लिए अब अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इन सब चीजों के साथ भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट, आपने बड़ी अच्छी बात कह दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा राजस्थान में क्यों नहीं जा रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ में नहीं जा रहे हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अभी आपको एक मिनट रोकता हूं, मैं आपको जवाब देता हूं। हमारे साथ जितेंद्र निगम हमीरपुर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र निगम जी, आप ये बताइए, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जितेंद्र जी, बताइए कि ये जो आज अखिलेश का काफिला आपके हमीरपुर से, क्या इम्पैक्ट पड़ा हमीरपुर पर? क्योंकि हमीरपुर तो पहले बसपा के लिए जाना जाता था, अब बीजेपी के लिए जाना जाता है। समस्या जस की तस है। ऐसा कौन सा चमत्कार होगा कि अखिलेश के साथ जो है हमीरपुर की जनता जुड़ेगी? जरा साफ बताइए। अगर आज आप देख सकते हैं, जब से अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा हमीरपुर में आई, अपार जन सैलाब उमड़ के आया है।
और ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 में बीजेपी को वोट दिया था। बुंदेलखंड की गरीब जनता का मजाक उड़ाया बीजेपी ने, किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर बोले सिंचाई के साधन लाएंगे, बिजली के साधन पैदा करेंगे, अन्ना जानवरों की समस्या दूर करेंगे। किसान दुखी है आज, नौजवान दुखी है, व्यापारी दुखी है। आज वही जनसमूह पूरा सड़कों पर बिछा पड़ा हुआ है, अखिलेश यादव जी को वापस सत्ता में लाना चाहता है। तो ये आज कहीं से भी समाचार ले लीजिए, किस तरह का जनसलाह, किस तरह का समर्थन अखिलेश यादव जी को मिल रहा है। जितेंद्र जी, आप देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में कितनी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है, मुफ्त बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, किसानों को बाकायदे सहायता दी जा रही है, सब कुछ तो मिल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि साहब वो किसान उनसे नाराज है, क्यों नाराज है? और फिर जहाँ तक आय दोगुनी की बात है, सुन लीजिए, तो वो 2022 के लिए कहा गया था, उन्होंने 2021 में थोड़ी कहा। तो आप क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? हम आपके एक मुद्दे का रिप्लाई देते हैं। आप ये बताइए, किसानों की आत्महत्या क्या बुंदेलखंड में रुकी? और आप ये बताइए, 4.5 साल हो गए सरकार को, किसानों की आय दुगनी हुई क्या? 6 महीने में क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, बिजली की कितनी समस्या, बिजली कितनी महंगी हो गई है बुंदेलखंड में। कोई बिजली का कोई नया इन्होंने प्लांट नहीं लगाया हुआ। जो भी प्लांट लगाए हुए समाजवादी द्वारा लगाए गए, सरकार द्वारा लगाए गए हैं। आज हमीरपुर में सबसे बड़ा प्लांट जो नवेली में बना है, ये सपा सरकार की देन है, अभी भी उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप ये देखिए कि अन्ना जानवरों की समस्या बुंदेलखंड में सबसे विकट समस्या है, उस पर भाजपा सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। गौ माता का कोई भला नहीं हुआ, गंगा मैया साफ नहीं हुई है। आप बताइए कौन से मुद्दे में बात करते हैं? अगर गैस की बात करें तो आप ये बताइए, उज्ज्वला गैस सिलेंडर की हम बात करें तो 1 सिलेंडर भराने याद किया गया है, दूसरा सिलेंडर भराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन जो अब तक अखिलेश जी का जो राजनीतिक सफर रहा है, खासतौर से 4.5 साल का, उसमें लोग कहते हैं कि अरे वो तो बैठे रहे, अपने घर में रहे, उन्होंने जनता का कुछ नहीं सुना, अब चुनाव आ गया है तो अब विजय रथ पर निकल पड़े हैं। तो कह रहे हैं कि जब संघर्ष कोई नेता नहीं करता है तो उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और बीजेपी ये करती है और करती रहेगी, ये भी कह रहे हैं। तो अगर बीजेपी कर रही तो आप ये बताइए, जब कोरोना महामारी फैली हुई थी, आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, आदमी को पलंग नहीं मिल रहा था अस्पताल में, आदमी ऐसा लग रहा था जैसे कोई सरकारी नहीं है। इसका दोषी कौन है? तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आदमी को ऑक्सीजन मुहैया कराए, आदमी को बिस्तर मुहैया कराए अस्पताल में। उस समय क्या हाल देखा था? जो प्रवासी मजदूर है, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए, बेचारे 5-5, 6-6, 7-7 दिनों पैदल चल के आए। ये समस्या किसको हल करनी थी? सरकार को हल करनी थी। इन मुद्दों पर बीजेपी ने क्या किया? आप बताइए। बीजेपी तो कह रही है कि देखिए हमारे मॉडल को पसंद कर लिया गया है, हमने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया है, तीसरी लहर को रोक दिया है। कह तो नहीं हमने सब कर दिया, और क्या चाहिए आपको? अगर आप कोई उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो ये बताइए, जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, इससे सारी के सारे बीजेपी के पूरे नेता सब बिजी थे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। इन लोगों ने कोई तैयारी नहीं की थी, इनको पता ही नहीं था कि सेकेंड वेव में हमें क्या क्या तैयारी करनी है। ये तो अचानक छोटे छोटे जागे हैं, जब इनको लगा कि जनता नाराज हो रही है, जनता छू कर रही है। और आज आप ये बताइए, जिनके परिवार के सदस्य खो गए हैं, जो बेचारे खत्म हो गए हैं, उनसे जाके पूछिए कितनी बड़ी पीड़ा बीजेपी को सरकार ने दी है। और हमें तो कभी कभी लगता है, मैं फौज में अधिकारी रहा हूँ, मैं सपा ज्वाइन करके मैं गांव जा रहा हूँ, मैं 82 गाँव का भ्रमण करके बता सकता हूँ। आज तो मुझे लगता है कि बीजेपी अगर गाँव में जाएगी तो जनता के सवालों का जवाब नहीं फेस कर पाएगी। जनता सीधे सीधे पूछते कि पेट्रोल डीजल क्या रेट है, सिलेंडर के रेट क्या है, इनका कोई रिप्लाई है बीजेपी के साथ? अरे देखिए, रोज मुख्यमंत्री जा करके जनसभाएं कर रहे हैं। आज कुशीनगर में, आज गोरखपुर में, अभी देखिए हरदोई में, कानपुर में, सब जगह कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि हमको ये समस्या है, बल्कि जय जयकार हो रही है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और वंदे मातरम बोला जा रहा है, लब जिहाद की प्रशंसा की जा रही, धर्मांतरण की प्रशंसा की जा रही है कि आपने बड़ा अच्छा कानून ला दिया, और अब तो जनसंख्या नियंत्रण भी होने जा रहा है। क्या जरूरी है? हमें ये बताइए, बीजेपी के पास जब मुद्दों की कमी हो जाती है तो बीजेपी क्या बात करती है? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, लग गया। बीजेपी के मुद्दे होते हैं, क्योंकि बीजेपी की एक ही नीति रहती है कि जनता के इमोशनली जो इशू है उनको कैसे टच किया जाए, और जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। आप ये बताइए, किसानों की आत्महत्या, किसानों को रोटी चाहिए, किसानों के खेत में सस्ती खाद चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उसके लिए क्या कर रही है बीजेपी?
अच्छा ये बताइए कि हमीरपुर से अब की आप सपा को कितनी सीटें दिलाने जा रहे हैं? जी जी बताएं क्या मैं बोलना कह रहा चाह हूँ रहे हैं आप? हमीरपुर से कितनी सीटें आप दिलाने जा रहे हैं सपा को? बीजेपी का क्या होगा वहां पर? अभी पिछली बार बुंदेलखंड में 2017 की जब बात करें तो पूरा पूरा बुंदेलखंड बीजेपी को गया था, एक भी सीट दूसरी पार्टी को नहीं मिली थी। हाँ। लेकिन इस 4.5 में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि आज जनता तिराए तिराए कर रही है, जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। तो 52 सीटों में कितनी सीटें मिल रही है? अपार जन सैलाब मिल रहा है, समर्थन। नहीं, 52 सीटें हैं को देखें, बुंदेलखंड में। कानपुर से शुरू हुई थी गंगा घाट से, और जो नौबस्ता से वो रथ में चले थे, आप अगर वहां से कोई भी वीडियो कोई भी न्यूज उठा के देख लीजिए, जिस तरह से जनता रोड पर खड़ी हुई है, जनता छतों में खड़ी हुई है और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। क्या दिखा रहा है आपको? ये दिखा रहा है कि कुछ क्रांति आने वाली है। अगर आप सुनिए जितेंद्र जी, एक मिनट जी, 52 सीटें हैं, 52 सीटें हैं कानपुर बुंदेलखंड में। और पिछली बार 47 सीटों पर कब्जा किया था बीजेपी ने। इस बार का आंकड़ा क्या है वो बता दीजिए जरा। इस बार बीजेपी शून्य होने जा रही है बुंदेलखंड में, शून्य होने जा रही है। चलिए बीजेपी शून्य होने जा रही है, आप हमारे शब्दों को मार्क कर दीजिए, बीजेपी शून्य होने जा रही है। चलिए बिल्कुल आपकी बात को मैं मानता हूँ, आप जरा बने रहिए, मैं जरा बात कर रहा हूँ अग्नेश चतुर्वेदी। अग्नेश जी आपने सुना जितेंद्र निगम कह रहे हैं सपा के नेता अब की बुंदेलखंड में बीजेपी को 0-0-0 मिलेगा। 14 में भी कह रहे थे, 17 में भी कह रहे थे, 19 में भी कह रहे थे। नतीजा आपके सामने है। पूरी 52 में से अब की बार 52 कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पूरे 52, अभी 45 दिए, पूरे 52 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं विकास की। आप जो हमारे कर्मी का नौजवान, कर्मी का किसान, कर्मी का व्यापारी दिल्ली जाने के लिए झांसी आता था और रात रात भर ट्रेन का वेट करता था, रिजर्वेशन नहीं होता था। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से 292 किलोमीटर की यात्रा को 3-4 घंटे में पूरा कर लेगा। विकास कॉरिडोर को लेकर के माननीय योगी और मोदी जी की सरकार आई है। बुंदेलखंड में पानी की, पीने के पानी की समस्या थी, जो महानुभाव कर रहे थे उनके जनपद में पूछिए, बांदा में पूछिए, चित्रकूट में पूछिए, टैंकरों से पानी जाता था, लोग पानी पीने के लिए तरसते थे। 9,000 करोड़ रुपए की हर घर नल योजना के तहत इतनी तीव्र गति से काम चल रहा है कि बुंदेलखंड में कोई भी किसान, नौजवान, कोई भी महिला पनगट से पानी भरने में जाएगी, उनके युवा अपने घर के अंदर चौकी खोलेगी और उसके खाना खाते वक्त उसे नल में, उसके गिलास में पानी नल का आएगा। भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना है। अग्नेश जी, अगर आप पानी की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले मैं चर्चा कर रहा था, बुंदेलखंड में जो ये दावा किया गया था कि हम 100% घर घर पानी पहुंचा देंगे, कहते हैं कि वहाँ पर अभी 30% भी पानी नहीं पहुंचा है। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ की जो मेन है डिफेंस कॉरिडोर, उसकी तो कहते हैं कि अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नंबर 3 अगर कहें गंगा एक्सप्रेस, वो भी अपना, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है वो भी अपना स्वरूप नहीं ले पाया है। क्या कहेंगे इन तीनों मुद्दों के बारे में? नहीं, तीनों मुद्दों पर आप बुंदेलखंड के गांवों में जाइए, बुंदेलखंड में आइए, कितनी तीव्र गति से काम चल रहा है। हर शहर में, हर गांव में आप देख रहे हैं। अभी आज के 2 महीने पहले देशवा के ऊपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन हो चुका है। काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे नमामि गंगे के जो भी अधिकारी हैं उस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं उसके लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस को आप देखिए, मैं 2022 के पहले उस पे बातें और दौड़ती हुई नजर आएंगी आपको, इतनी तीव्र गति से काम चल रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद अग्निश जी आपको, जितेंद्र निगम जी आपको, प्रजापति जी आपको, और साथ में नरेंद्र सिंह यादव जी आपको भी। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से आज विजय यात्रा पर अपनी बात रखी। निश्चित रूप से ये बात तो देखिए, अखिलेश कहते हैं कि हम 400 सीटें लाएंगे। अब उसका आंकड़ा भी देख लीजिए। हमारे सपा के प्रतिनिधि कहते हैं कि इस बार कानपुर बुंदेलखंड की 52 सीटों में 0 आएगा, 0 माने 52 सीटें उनके पास चली जाएंगी। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि ठीक है, पहले हम 52 में 5 लूज कर गए थे, अब की 52 में जो ये पूरी की पूरी हमारी झोली में आने वाली है। बहरहाल लड़ाई तेज है, आमने सामने युद्ध है, तर्कश चल रहे हैं, हथियार चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है।
लेकिन इंतज़ार कीजिए 2022 के परिणाम का। नमस्कार, विचार मंथन देखते रहिए। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।